हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11वीं का चैप्टर नंबर 5 जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से जाना जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे उस सीरीज़ का अगला लेक्चर। तो इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और वहाँ पे हमने ढेर सारे न्यूमेरिकल करे थे। वहाँ पे सारी बॉडी रेस्ट में थी, यानी कि इक्विलिब्रियम में थी, जहाँ पे एफ नेट 0 लग रहा था। बट यहाँ पे आज शुरू करेंगे अगली टॉपिक, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, यहाँ पे बॉडी रेस्ट में नहीं होगी, वहाँ पर तो बॉडी रेस्ट में थी या इक्विलिब्रियम में थी, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 था। वहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं था। कहने का मतलब क्या था, वहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं था, वस्तु गति तो कर रही थी बट बिना एक्सीलरेशन के, कोई त्वरण नहीं था, कांस्टेंट था, या फिर रेस्ट में थी, पूरा रुका हुआ था। वो जड़त्व के नियम से जाना जाता था। और यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या पाओगे, यह सीधी बात करता है यह बराबर एम ए, या क्या कहता है यह बराबर एम ए। यह एक पार्टिकुलर केस है। अगर कोई कहता है कि आप बताओ न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताओ, तो क्या बताओगे, एफ इक्वल टू एम ए इन अ पार्टिकुलर केस। ओके, कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उसके मास और त्वरण जितना भी हो, जब वस्तु गति कर रहा हो, तो उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, एफ, यानी कि एफ प्रोपोर्शनल टू एम, एफ प्रोपोर्शनल टू ए। तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए, ऐसे मिला था, एफ प्रोपोर्शनल टू एम, एफ प्रोपोर्शनल टू ए। बॉडी अगर चल रही है तो उसमें कुछ एक्सीलरेशन होना जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल टू एम, एफ प्रोपोर्शनल टू ए, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए। यहाँ पे एफ बराबर इसका एक कांस्टेंट मिला के एम ए, के का मान 1 होता है तो के एम ए मिला। बट इसको ऐसे हम परिभाषित नहीं करेंगे, ये ना जो फोर्स है ना, इसको हम ऐसे परिभाषित नहीं करने वाले हैं, हम कुछ अलग तरह से। वास्तव में यही नियम, यही मतलब कि नियम यही कहता है, बराबर एम ए कहता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही बात करता है। लेकिन अब देखते जाओ मैं करने क्या जा रहा हूँ। ये कहता है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है, अप्लाइड फोर्स की बात करता है। किसी वस्तु पर लगा फोर्स, यानी कि अप्लाइड फोर्स बराबर क्या होता है, इसका रियल मतलब डिफिनेशन यही होता है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। संवेग के परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वस्तु पर लगाया गया बल बोलते हैं। यह इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है। मोमेंटम माने क्या होता है, संवेग होता है। मोमेंटम मीन्स क्या होता है, संवेग होता है। और संवेग को हम दिखाते हैं P से, इसका होता है फार्मूला P बराबर mv। अगर वस्तु गतिमान है, कोई उसका वेग है, तो मास और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। और यह एक कैसा राशि है, सदिश राशि है। छोड़ो उसकी बात, छोड़ो। अप्लाइड फोर्स क्या बोलोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यही क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ये तो एक पार्टिकुलर केस, अभी मैं इसको लेके आता हूँ, पर्सन अभी एक पार्टिकुलर केस को मैं पकड़ के ले आता हूँ। ये देखो, यानी कि फोर्स अप्लाइड एफ बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को दिखाते हैं P से, डेल्टा P बाई डेल्टा T। जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ लग गया, वहाँ पे T तो आना ही आना है, समय के साथ चेंज हो रहा है। अब इसको जरा देखो, इसकी सहायता से हम इसको लेके आते हैं, इसकी सहायता से इसको लेके आते हैं। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स इन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन्स। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, वही फोर्स अप्लाइड होता है, ना कि ये। इसको मैं पकड़ के ले आता हूं। देखो जरा, मान लिया हमारे पास एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास ये है, और इसको मैंने शुरुआत में एक फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया, u वेग से चल रहा था, u वेग से मान लो u मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, ठीक है। तो u हो गया ना, और मैंने फोर्स लगाया तो आगे t समय बाद, t टाइम बाद, यानी कि t टाइम बाद ये क्या हो गया, इसका मान लो वेग या वेलोसिटी मान लो v मीटर पर सेकेंड हो गया, u से v हो गया। तो यहाँ पे जब बेटा आपका वेग चेंज होता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है मतलब कि वेग में, तो दैट टाइम आप क्या पाते हो, एक एक्सेलरेशन पाते हो।
चलो कोई बात ना है, कोई बात ना, सब मिलेगा। शुरुआत में एक्सीलरेशन अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या, वेग परिवर्तन बटे समय, u से v हो गया तो v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाई टी, यानी कि एक का मान हमको क्या मिल गया, v माइनस यू बाई टी। चलो कोई बात नहीं, ये तो है ही। शुरुआत में जब इसका वेग u था तो दैट टाइम इसका मोमेंटम क्या था, शुरुआत में जब इसका वेग u था तो दैट टाइम मोमेंटम p बराबर mu था। और जब यह फोर्स मैंने लगा दिया, अप्लाई कर दिया, तो इसका वेग तो बदलना था, बदल गया। यहाँ पे p बराबर क्या हो गया, mv हो गया। यह इनिशियल मोमेंटम है, यह इनिशियल मोमेंटम है, और जो आप आगे देख रहे हो वह क्या है, फाइनल मोमेंटम है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो फाइनल मोमेंटम। अगर डेल्टा p लिखा है तो आप बोलोगे p फाइनल माइनस p इनर्शियल अपान डेल्टा टी, तो टी टाइम तो इनके पास लगा ही है, टी टाइम लगा है, जो भी लगाओ। चलो पी फाइनल बताओ कितना है, पी फाइनल तो बोलोगे सर ये है आपका एम वी माइनस पी इनर्शियल कितना है, आप बोलोगे सर ये तो एम यू है, ओके, ए अपान टी है। तो एफ इज इक्वल टू, एम कॉमन ले लो तो यहाँ पे v माइनस यू बाई टी पाओगे। और अगर v माइनस यू बाई टी देखो तो उसी से मैं पकड़ के लाया, एक्सीलरेशन है इसी का, यह फोर्स अप्लाई करे तब बने आया एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, F इज इक्वल टू एम है। चलो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि वेग परिवर्तन हो रहा था तो मैंने फोर्स अप्लाई करा, फोर्स अप्लाई करा तो वेग परिवर्तन हुआ, वेग परिवर्तन के सहारे मैंने निकाल लिया कि यह बराबर एम आई, यह बराबर क्या निकाल, जो कि कहाँ से आया है, इसी से आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से होकर के आया है। हमने पढ़ा यह बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, डेल्टा पी का मतलब क्या, मतलब कि अंतर होता है, तो p फाइनल माइनस p इनर्शियल बाई टाइम जो लगा है t, तो यम v माइनस एम यू बाई टी, यम कॉमन ले लिया v माइनस यू बाई टी, या बराबर m में आ गया। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये पर्टिकुलर केस है। अब कहोगे सर ये पर्टिकुलर क्यों तुमने बनाया, आपका सवाल तो होना चाहिए ना, ये पर्टिकुलर केस क्यों बनाया। अच्छा एक बात देखो, p बराबर होता है एम वी या एम यू, जो भी कह लो, वेलोसिटी इनटू मास होता है। तो p तो हो गया कि वेग पर डिपेंड करता है, मोमेंटम तो वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम तो मास पर भी डिपेंड करता है, मोमेंटम तो देखो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, मास घटेगा बढ़ेगा तो यह भी घटेंगे बढ़ेंगे। और इस वाले पर्टिकुलर केस में देखो, अगर बॉडी का मास यहाँ यम था तो यहाँ भी यम ही है, मास कांस्टेंट है, तब यहाँ पे कॉमन ले लिए हो, ये मास क्या है, कांस्टेंट है, यह मास कांस्टेंट है, तो यह बराबर हमने पाया यम ही। यहाँ पे लिखोगे वेयर एम इज कांस्टेंट, वेयर एम इज कांस्टेंट, यहाँ पे मास कैसा है, कांस्टेंट है, तब ये फॉलो होता है यह बराबर एम ए। नहीं तो मेन फार्मूला हमारा क्या है, यह बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। मान लो कोई ऐसा चीज मिल जाए, वास्तव में मैं आपको बताऊं ना, तो हर जो आदमी, मैं इस समय खड़ा हूं तो मेरा मास कुछ और होगा, ये रेस्ट वाला मास है। अगर मैं दौड़ रहा हूँगा तो उसमें मेरा मास चेंज हो जाएगा, अपना फिजिक्स यही कहता है। E बराबर एम सी स्क्वायर से आइंस्टाइन का जो ऊर्जा का समीकरण है उससे हम यही लोग पाते हैं कि रेस्ट बॉडी का मास, देखो ऐसा हो सकता है, ये तो पर्टिकुलर है जब मास चेंज ना हो, मास चेंज ना हो तब बोलोगे सर न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू एम ए लगाओ। अगर मास चेंज ना हो रहा है तब लगाओ। अगर मास चेंज कैसे होगा, तुम्हारा सवाल ऐसा ही होगा कि सर मास चेंज कैसे होगा, तो ये बात जान लो, अभी आगे मैं प्रूफ भी कराऊंगा लेकिन इस वाले में नहीं। यहाँ पे जान लो कि जिस समय इंसान खड़ा होता है उसका रेस्ट मास कहलाता है, और रेस्ट मास कुछ और होता है, अगर इंसान दौड़ रहा है या चल रहा है तो उसका मास कुछ और होता है, ठीक है ना। मान लो अब कहोगे सर एक तुम मतलब कि एक एग्जांपल हमको दो, तो एग्जांपल मांगने में तुम माहिर इंसान हो। चलो मान लिया यहाँ पे एक रॉकेट है, यहाँ पे एक रॉकेट है, ओके, एक रॉकेट है, और इसमें अभी मैंने छोड़ा, इसमें ईंधन तो भरा ही रहता है, ईंधन भरा रहता है, यहाँ पे मास इसका यम है, रॉकेट का मास इसमें यम है। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, जैसे जैसे बेटा ये रॉकेट ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, एनर्जी कम होगी तो मास कम होता जाएगा। ये तो बेटा देखो इसकी वेलोसिटी भी है और मास क्या हो रहा है बेटा, कम भी होता जा रहा है, मास चेंज हो रहा है, यहाँ पे मास क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है।
देखो ऊपर जाता जाएगा तो एनर्जी तो खपत करते जाएगा ना, एनर्जी जैसे खपत होती रहेगी कम होती रहेगी तो दैट टाइम क्या होता रहेगा, चल भी रहा है, मास भी कम हो रहा है। एनर्जी मतलब यहाँ पे 10 किलो मान लो फ्यूल लिया हो, जल गया तो 5 किलो बचा, तो इसका मास घटा कि ना घटा, घटा। तो ये ऐसे ही जान लो कि हर बॉडी जो जिसकी मतलब स्पीड में कुछ और मास होता है और रेस्ट में कुछ और मास होता है। और मैं बता दूं आपको m बराबर ही होता है m नॉट होल का अपान रूट में 1 माइनस v का स्क्वायर बाई c का स्क्वायर, ये होता है हमारा। देखो अब यहाँ पे बोलोगे सर v और c कहाँ से ला दिए, ये फार्मूला होता है एक्चुअल मास का, इसको मैं प्रूव कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा। एक्चुअल मास का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू m नॉट अपान 1 माइनस रूट में 1 माइनस v का स्क्वायर अपान c का स्क्वायर, वेयर m नॉट इज इक्वल टू व्हाट, ये रेस्ट वाला मास है, रेस्ट मास है। अगर इंसान या बॉडी रेस्ट में है तो दैट टाइम यह क्या होगा, m नॉट उसका रेस्ट वाला मास होगा, और ये एक्चुअल मास कहलाता है। यानी कि जब मोशन में है, इंसान गति कर रहा है, तब इसका मास कुछ ऐसे बनेगा, सूत्र पे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे v क्या है, v यहाँ पे बॉडी का, बॉडी की वेलोसिटी है, b यहाँ पे क्या है, बॉडी की वेलोसिटी, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ क्या है, लाइट है। वास्तव में अगर इंसान दौड़ रहा है तो उसका मास इंक्रीज करता है। वास्तव में क्या होता है, जब इंसान मतलब कि वेलोसिटी से आगे चल रहा होता है, बी वेलोसिटी से आगे चल रहा होता है, तो उसका मास क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये सब बातें भी अपने माइंड में सेट कर लो, अभी तुम इतने लायक नहीं हो कि इसको प्रूव कर लो, अब इतना है जानो कि माइंड में सेट करो, इंसान जब रेस्ट में है तो उसका मास कुछ और होता है, और अगर दौड़ रहा है तो उसका मास कुछ और होता है। और रेस्ट वाले मास से जिस समय दौड़ रहा है वह वाला मास ज़्यादा होता है, रेस्ट वाले मास से जिस समय इंसान दौड़ रहा है वह क्या होता है, ज़्यादा होता है। बट इसमें थोड़ा मोड़ा यह भी जान लो, यहाँ पे क्या है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ऑफ लाइट चलती है। ये हमको पता तब चलता है ना, ये हमको पता तब चलता है, कब पता चलता है ये बात हमको, जब अपने बॉडी का मास या जो तुम चीज लेके दौड़ा, ऑब्जेक्ट का मास जब लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, जब आपकी सब्जेक्ट की, देखो मैंने क्या बोला, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब आपके जो ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, यह पता कब चलेगा, बात है कि एक्चुअल मास नॉर्मल चलोगे तो नहीं पता चलेगा, नॉर्मल दौड़ोगे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन पता चलेगा जब आपकी वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के कहीं इक्वल हो जाएगी या उसके कहीं आसपास होगी, तब आपको ये पता चल जाएगा। नॉर्मल तो हम नहीं मानते, नॉर्मल कहते हैं कि जो रेस्ट वाला मास है, तुम नॉर्मल चलते हो 2 किलोमीटर पर सेकेंड तुम चलते हो, ऐसे मान लो 10 किलोमीटर पर सेकेंड चलते हो, तो उससे बहुत कम हो यार, तो यहाँ पे m बराबर m नॉट ही यूज करोगे। लेकिन जब आपकी वेलोसिटी या आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी को कहीं टच करे, तो दैट टाइम उस ऑब्जेक्ट का मास नॉर्मल मास से, रेस्ट वाले मास से ज़्यादा हो जाएगा। अगर मान लो मैं इंसान हूँ, मेरा इस समय मास मान लो 50 किलो है, और मेरे को इतनी स्पीड मिल गई कि मैं लाइट की स्पीड के बराबर चल रहा हूँ, तो दैट टाइम मेरा वजन 50 से ज़्यादा बताएगा, 50 से क्या बताएगा, ज़्यादा बताएगा। ये फार्मूला आप नोट कर लो, m इज इक्वल टू m नॉट अपान रूट में 1 माइनस v का स्क्वायर अपान c का स्क्वायर, वेयर v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी और c इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। पता कब चलेगा, एक्चुअल मास पता कब चलेगा, जब आपकी वेलोसिटी या आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी कोई बराबर हो या फिर उससे कहीं थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो नहीं पता चलता। बताऊं कैसे, चलो मान लो आप कितना तेज दौड़ सकते हो यार, आप देखो जरा, 1 माइनस आपकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो सकती है। आपकी वेलोसिटी मैंने मान लिया बहुत तेज, तुम 50 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा बोल दिया, बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। इतना ज़्यादा कहाँ, तुम 1 सेकेंड में तुम 1 मीटर चल लो वही ज़्यादा है, 1 सेकेंड में तुम 2 मीटर चल लो वही ज़्यादा है, इतना कम है। तो यहाँ पे कह सकते हो सर हमारी जो वेलोसिटी है 0.05 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, और यहाँ पे मीटर में है, और यहाँ पे लाइट की वेलोसिटी कितनी है, 10 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। चलो अब 0.005 में इतने का भाग दोगे तो कितना आएगा, बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, बहुत छोटी। इतने छोटे में इतने बड़े से भाग दे रहे हो, बहुत छोटी क्वांटिटी पाओगे, इतनी छोटी कि 0 के बराबर होगी, 0 करना भी बेकार होगा उसको, तो 0 बहुत छोटी आएगी, तुम भाग दे के देख लो,
भाग दो, इतना छोटा है इतना बड़ा है, बहुत लगभग जीरो के बराबर आएगा। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू एम नॉट अपान रूट में 1 माइनस, ये लगभग जीरो के बराबर आएगा, जीरो। तो देखो m बराबर m अपान रूट में 1, m बराबर m नॉट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया ना। तो नॉर्मल अगर आपकी वेलोसिटी है तो दैट टाइम एक्चुअल मास इज इक्वल टू रेस्ट वाला मास। अगर वेलोसिटी आपकी नॉर्मल है तब इतना कम चलते हो तुम, सोचो आपके अब 3 लाख किलोमीटर कहाँ है और कहाँ तुम, अगर तुम अपनी मोटरसाइकिल भी दौड़ा लो ना उतना नहीं पाओगे, बहुत कम अंतर होता है। तो वहाँ पे हम बोलते हैं m बराबर m नॉट। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो उनकी वेलोसिटी कहीं इनके पास हो जाती है, तो वहाँ पे आप मास में अंतर पा जाओगे, वहाँ पे मास ज़्यादा पाओगे उनकी। तो इस बात को समझ गए ना कि एक्चुअल मास जो होता है ना रेस्ट वाले मास से ज़्यादा होता है। और व्हाट इज एक्चुअल मास, जिस समय आप स्पीड में होते हो तो दैट टाइम जो मास आपका होता है वो एक्चुअल मास कहलाता है। एक्चुअल मास m इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट में 1 माइनस v का स्क्वायर अपॉन c का स्क्वायर, वेयर c इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आपकी बॉडी, जो भी हो सकता है। तो ये समझ गया ना। अगर आपकी वेलोसिटी लाइट की तुलना में बहुत कम है तो दैट टाइम ये वाली क्वांटिटी जीरो आएगी, 1 माइनस जी इक्वल टू 1, और उसका रूट निकालोगे वह भी 1 आएगा। तो यानी m इक्वल टू m नॉट, यानी कि वेलोसिटी जो मतलब कि रेस्ट वाला मास होगा वही मास वेलोसिटी वाला भी होगा। तो ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने कहा ना ये एक पर्टिकुलर केस है। मान लो कुछ ऐसा केस मेरे पास आ जाए जहाँ पे मास चेंज हो रहा हो, तो दैट टाइम अप्लाइड फोर्स कैसे निकलेगा, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। चलो एक बात करते हैं तुमसे। मान लिया यहाँ पे मेरे पास एक जगह थोड़ा सा, मान लो ये हमारे पास एक कोई मास का ऑब्जेक्ट है। बात करते हैं अभी, देखो जरा, यहां पे इसकी वेलोसिटी u है, एक और t समय बीता हमारा, t समय बीता, और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, बट मास अब m से m डैश हो गया। बट मास अब क्या होगा, m से m डैश हो गया। मास चेंज हो रहा है इस समय, तो क्या बताओ यह बराबर m में लगा सकते हो। अगर आपकी बॉडी वेलोसिटी में है, वेग में है, वेग है उसमें, और उसका मास भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है यार, अगर उसका मास भी चेंज हो रहा है तो क्या ये वाला फार्मूला आप लगा पाओगे ना। इसीलिए यह बराबर एम ए को हमने कहा यह हर जगह वैलिड नहीं है। यह वैलिड तभी है जब आपका मास जो हो ना वह एक कांस्टेंट हो, वह मास चेंज ना हो रहा हो। लेकिन अगर मास चेंज हो रहा है तो दैट टाइम आप यही बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे बोलोगे। तो चलो मान लिया ये शुरुआत में इसका मास m था, ये u वेलोसिटी से था, और ये मतलब कि ये चलते चलते t समय बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई और इसका मास m डैश हो गया। तो क्या ये वाला नियम फॉलो करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे आप कहोगे सर यहाँ पे F इक्वल टू हमने पढ़ा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स अप्लाइड है, तुमने इतना फोर्स अप्लाई करा है, तो कैसे निकलेगा, बोलोगे सर P फाइनल माइनस P इनर्शियल अपान ए डेल्टा टी, यानी कि जो समय लगा हो आपका यहाँ से यहाँ तक लाने जो समय लगा हो। अब यहाँ पे P फाइनल कितना होगा, P फाइनल यानी कि मोमेंटम जो फाइनल होगा ना मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे मास m डैश है, वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m डैश v माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा शुरुआत वाला, कहोगे सर P बराबर mu है। अब बताओ m कहाँ कॉमन होगा, m कॉमन नहीं होगा ना, तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू m डैश v अपान mu अपान m डैश v माइनस mu बाई टी होगा। तो अब तो चेंज हो गया ना। तो देखो F बराबर m एक पार्टिकुलर केस है, एक ऐसा केस है जहां पे बॉडी का मास नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन न्यूटन का जो रियल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना वो F इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा P बाई डेल्टा T है। अब इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर में, देखते हैं कैसे इसको यूज करते हैं, यानी कि वेक्टर का करने का मतलब हमारे डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे यूज करते हैं इसको। तो आपसे कभी भी कोई पूछेगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का बताओ फॉर्मूला, तो आप F बराबर m में कभी ना बोलना, वो पर्टिकुलर केस की बात होती। आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। अगर कोई वस्तु वेलोसिटी में है, अगर वेलोसिटी में है यानी कि उसका वेलोसिटी चेंज भी होना चाहिए, तभी तो एक्सीलरेशन पाओगे आप, वो भी होना चाहिए। नहीं तो आप पता चला कि ये अभी v से है, फोर्स लगाने के बाद भी v है, तो दिक्कत हो जाएगा वहाँ पे। तो वो तो आ जाएगा पहले वाले में। तो एक्सीलरेशन वस्तु का होना चाहिए। मेन फार्मूला हमारा क्या बना, न्यूटन के सेकेंड लॉ का, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब इसको आप नोट कर लो, आप F बराबर m में अलग केस है और F बराबर डेल्टा P बाई डेल्टा T इसी का बेटा है, बट इसी का बेटा है, बट क्या थोड़ा सा अलग इनसे है। एक कहता है मैं पूरा बताऊंगा, ये बोलता है मैं पर्टिकुलर बताऊंगा,
इसको मिटा के तुमको दिखाते हैं डिफरेंशियल फॉर्म इसका कैसे नोट करते हैं। इसको मिटाए, नोट कर लो इसको। तो अब देखो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, डिफरेंशियल अवकलज के रूप में, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखते हैं इसको क्या कहता है बेचारा, कुछ कहेगा ही, क्या कहेगा, कुछ ना कहेगा, कुछ कह पाएगा, कुछ ना कहेगा, चलो कोई बात नहीं है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो आपने अभी भी देखा है इसके जस्ट पहले कि अगर मास वेरिएबल हुआ तो यह बराबर, देखो यह बराबर डेल्टा पी डेल्टा टी ऑलवेज है। अगर मास कांस्टेंट है तो यह बराबर एम में, अगर मास वेरिएबल है तो बोलोगे यह बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बोलोगे। चलो डिफरेंशियल फॉर्म में इसको देखते हैं, सारी बातें भी क्लियर हो जाएंगी। देखो यह बराबर एम में आपके कोर्स में यही है, आपके कोर्स में यह बराबर एम ही लगाना है, 99% आपके कोर्स में यही है। और जो थोड़ा मोड़ा बचता है 5% ना, वो दूसरा केस होता है। ओके चलो, वो दूसरा मतलब मास वेरिएबल होता है। जब भी मास वेरिएबल हुआ, जब भी मास क्या हुआ वेरिएबल, यानी कि समय के साथ मास भी चेंज हो रहा है, तो दैट टाइम एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। चलो इसको देखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ आपने भी पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ये लॉन्ग टाइम का है, लेकिन अगर किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे बात कर लिया जाए, छोटे से समय पे उसी क्षण बात कर लिया जाए कि 5वें सेकंड में कितना होगा मोमेंटम। अब तो 5वें सेकंड की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या बोलोगे, एफ बराबर डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी स्मॉल पी होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू डी पी का मतलब कितना होता है एम वी अपान, ये तो डी टी ही है, इसको मैं और बढ़िया से लिखूं तो डी बाई डी टी ऑफ एम वी। ये है अवकलन, यानी कि दो फलन है, दोनों फलन के अवकलन गुणनफल का अवकलन निकालना है। तो यह बराबर क्या होता है, ये मान लो पहला है दूसरा है, प्रथम फलन सेकंड का अवकलन टाइम के सापेक्ष हो रहा है। क्योंकि आपका अवकलन क्लास 12 में है, 11th में तो नॉर्मली ये फार्मूला आपको जानना चाहिए, मैंने बताया भी था आपको शुरुआत में, और मैंने कहा था फिक्स में हर जगह काम करेगा। और प्लस उसका सेकंड फलन प्रथम का अवकलन, ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट फार्मूला है, एग्जैक्ट फार्मूला। इसको हर जगह आप अप्लाई करोगे, यह क्या होगा, हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा। अगर कोई पूछता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताओ, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू डी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है आपका। मैंने बोला ना P बराबर एम वी, यार एम पे भी देखो संवेग एम पे भी डिपेंड करता है और वी पे भी डिपेंड करता है, और संवेग पे ऊपर फोर्स है तो फोर्स भी एम पे डिपेंड करता है, वी पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे dm बाई डी टी, मान लो समय के साथ, dm बाई डी टी का मतलब क्या है, मान लो समय के साथ आपका मास बढ़ रहा है, बॉडी की मास बढ़ रही है, 5 किलो पर सेकेंड बढ़ रहा है। मान लो बॉडी का मास 5 किलो पर सेकेंड बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि प्लस, यानी कि dm बाई डी टी का मान क्या हो जाएगा, प्लस 5 kg हो जाएगा अगर बढ़ रहा है तो। मान लो कोई कहता है कि बॉडी का मास क्या हो रहा है कि 3 किलो पर सेकेंड घट रहा है, तो यहाँ पे -3 लगाओगे आप, ठीक है। ये अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। ये समय के साथ घट रहा है 3 किलो पर सेकेंड, ये बढ़ रहा है समय के साथ 5 किलो पर सेकेंड। dm बाई डी टी मतलब क्या, समय के साथ मास, मतलब मास समय पर डिपेंड कर रहा है, अगर समय के साथ बढ़ रहा है तो प्लस, समय के साथ घट रहा है तो माइनस लगाना है। अच्छा एक बात और देख लो, अगर मास कांस्टेंट हुआ, यदि मास ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है, अगर मास कांस्टेंट हुआ यानी कि क्या, ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, तो dm बाई डी टी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नो चेंज है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू डी वी बाई डी टी, और ये वाला पूरा 0 हो जाएगा। तो f बराबर m, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a हो जाएगा। देखा, फिर वही केस पा गए। अगर मास कांस्टेंट हुआ तो यह बराबर m में पढ़ना है, अगर मास नहीं कांस्टेंट हुआ तो ये देखो, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, और पीछे मैंने जो बताया था वो उसका क्या था, वो पूरा फॉर्म था, उसका एवरेज वाला फॉर्म था। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। एग्जैक्ट यही है, ये हमेशा, ये ऑलवेज ट्रू है, इसको लिख लो, ये ऑलवेज ट्रू है। अभी मैं सवाल लगाऊंगा ना, आज नहीं लगवाऊंगा, कम से कम 2-3 सवाल लगाऊंगा नॉर्मल, उसके बाद में बड़े बड़े सवाल आपको दूंगा।
तो डिफरेंशियल फॉर्म में भी समझ में आपको आ गया ना। डिफरेंशियल फॉर्म आपको समझ में थोड़ा मोड़ा हो सकता है हो, लेकिन समय के साथ अगर पीछे का पढ़े हो डिफरेंशियल तो ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये सब कुछ एकदम बताता है कि देखो वेलोसिटी पे भी मास एफ डिपेंड कर रहा है, अरे वेलोसिटी पे भी मास पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर कुछ ना हुआ तो जीरो हो जाएगा, या फिर एम में पा जाओगे, अगर चेंजिंग हुआ तो तब भी पा जाओगे। क्या समझे बोले तो? समझ में आ गया तो मिटा के कुछ सवाल करते हैं फिर आगे लगाते हैं। तो चलो कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं बढ़िया बढ़िया, नॉर्मल लगाएंगे भी, अगली वीडियो में आपको बढ़िया बढ़िया सवाल देंगे तब। ये मान लिया ये कोई सरफेस है, चलो कोई सरफेस है और यहाँ पे मान लो एक m मास की बॉडी है, m मास की बॉडी है और ये आगे चल रही है, इसे मैंने यह फोर्स लगा के आगे खींच रहा हूँ मैं। एक बात और जान लो, जिधर डायरेक्शन होता है फोर्स का, जिधर डायरेक्शन होता है फोर्स का उधर ही सेम उधर ही डायरेक्शन होता है किसका? एक्सेलरेशन का। यानी कि एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है। जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही क्या होगा? फोर्स होगा। तो चलो यह मास की बॉडी है, इसको मैंने यह बल लगा के इधर खींचा तो मैंने कहा ए का मान बताओ कितना होगा। ये सब चेंजिंग वाले नहीं है, मैंने बोला ना आपका 99% आपके पार्ट में आ रही मिलेगा या बराबर एम पे काम करो, एम वेरिएबल इस सब में नहीं हो। तो मैंने आपको केस बता दिया ऐसा हो सकता है। और मैंने पूछा नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ही बताओ और ए का मान बताओ कितना होगा। तो इसको मैंने पॉइंट पहले बनाया, आगे एफ लग रहा है, जिधर एफ लग रहा है उधर ही क्या लगता है? ए लगता है, ये भी हम जान रहे हैं। और नीचे क्या लग रहा है? नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर एन लगता है, नॉर्मल जो सरफेस लगाता है बॉडी पर। ये नीचे की ओर एम जी मैंने एफ बी डी बनाया, पॉइंट माना है इसको पूरे बॉडी को, और नीचे मैंने कहा ऊपर एन कहा, तो एन बराबर लग रहा है कि एम जी है, क्योंकि बॉडी नीचे ऊपर थोड़ी चल रही है, ये तो संतुलन में है अपना, इनका कोई बात नहीं। एन बराबर एम जी है, बॉडी तो आगे की ओर मूव कर रही है ना, तो ए बराबर क्या होगा? एफ बाई एम, क्योंकि ये बराबर क्या होता है? एम में होता है, एम मास की बॉडी है, ए एफ बल से आगे की ओर जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ए बराबर एफ बाई एम होगा। समझ गया ना? फोर्स इधर होगा उधर ही क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। उल्टा पुल्टा काम नहीं करते हैं। दूसरा मान लो क्वेश्चन आपसे ऐसे कुछ करता है कोई, मान लो एक बॉडी है आपके पास एम मास की, इधर से मान लो F1 फोर्स लगा रहा है, इधर से कोई F2 फोर्स लगा रहा है, तो बताओ इसका नॉर्मल रिएक्शन बताओ कितना होगा और इसका ए बताओ। जहाँ पे ये F2 बड़ा है F1 से, ये F2 बड़ा है क्या है? F1 से। ये F2 बड़ा है अगर F1 से, अगर F1 को काट देगा इधर खींच देगा ऐसे, इधर 2 न्यूटन ढकेल रहा है, 8 से ढकेल रहा है, तो इधर बॉडी आएगी ना, तो इसका नेट एक्सीलरेशन इधर ही होगा हमारा। चलो इसका एफबीडी बनाते हैं, इसका एफबीडी बनाते हैं। तो यहाँ पे नीचे कितना लग रहा है? नीचे mg लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है? n लग रहा है। तो n ऊपर नीचे बॉडी तो नहीं रही है, तो n बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। और वास्तव में इधर क्या लग रहा है? इधर ढकेल रहा है, F2 ढकेल रहा है, और इधर कौन ढकेल रहा है? F1 ढकेल रहा है। और वास्तव में बॉडी चूंकि F2 बड़ा है F1 से, तो वास्तव में बॉडी इधर ही मूव करेगी, तो ए इधर ही आएगा। तो ए बराबर कितना होगा? आप जानते हो एफ नेट अपान एम होता है, और एफ नेट कितना हो जाएगा? इधर मान लो, तो मैंने कहा ना इधर मान लो 2 न्यूटन का लग रहा हो, इधर 8 का लग रहा हो, तो नेट कितना होगा? 8 माइनस 2, यानी कि F2 बड़ा है तो F2 माइनस F1 बाई एम। ओके, समझ गया ना? तो बल है बस, ये सब ऐसी चीज मैं पढ़ा रहा हूं जहां पे मास नहीं चेंज हो रहा है, मास कांस्टेंट है। तीसरा सवाल मान लो मैंने आपको दे दिया, यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन मैं ले रहा हूँ। चलो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन क्या ऐसे लेता हूँ, एम बाद में लूंगा वो सब। एम मास है, इधर मान लो एफ से मैं खींच रहा हूँ और इनके बीच का एंगल थीटा है, तब बताओ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा और बताओ ए कितना होगा। अब की बार बताओ कितना होगा ए का मान। एफ लगा है तो ए तो बनना तय है, ठीक है ना? तो चलो 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 क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इधर क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा, थीटा की ओर कॉस और ऊपर की ओर साइन। अच्छे से देख पा रहे हो? तो बढ़िया से देख पा रहे हो। तो इसका मैं बनाऊँ या वीडी, इसका मैं अगर वीडी बनाऊँ तो पॉइंट हो जाएगा एम मास का, इधर क्या लग रहा है? एफ कॉस थीटा, इसको मिटाओ क्योंकि अपना दे चुका है जो देना था। इधर क्या हो गया? एफ साइन थीटा, नीचे क्या लग रहा है? एम जी लग रहा है, और यहाँ पे एक नॉर्मल भी लग रहा है। अब इसको संतुलित करना चाहोगे? अब देखो जरा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ साइन थीटा
प्लस, देखो इधर अच्छा रुक जाओ, एफ साइन थीटा प्लस एन बराबर एम जी है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का माने आएगा। अरे वास्तव में बॉडी किधर जा रही है, वास्तव में बॉडी आगे की ओर जा रही है। तुम ऐसे लगाया तो हवा में थोड़ी चल रहा है, वास्तव में बॉडी आगे की ओर जा रही है, तो नेट एक्सीलरेशन इसका यह होगा। तो हम जानते हैं ए बराबर एफ नेट बाई एम, तो ए बराबर एफ नेट कितना है, एफ कॉस थीटा बाई एम। तो बॉडी किधर चले उसको देख लो, वही उसका क्या होगा, एक्सीलरेशन इधर ही होगा इसका। एक्सीलरेशन जिधर आपकी बॉडी नेट फोर्स लगाती है, नेट फोर्स, ओनली फोर्स नहीं, एक बॉडी पे कई फोर्स लग सकते हैं, एक बॉडी पे ना कई फोर्स लग सकते हैं। नेट फोर्स किधर है ये आपको जानना जरूरी है। नेट इधर हो सकता है, इधर चले, हो सकता है इधर चले, हो सकता है नीचे ऊपर हो सकता है। तो ये सब नॉर्मल केस हैं अभी तक के। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे निकाला जाता है, एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है, और सारे एम कांस्टेंट हैं, इतना जान लो, तभी मैं सवाल लगा रहा हूँ। अब आगे मैं इससे बड़े बड़े सवाल लगाऊंगा, और बढ़िया काफ़ी बड़े बड़े बहुत मस्त टॉपिक है, पूरे का सार इसी में शामिल है। एफ बराबर इसी में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी में पहला वाला भी नियम इसी से चलता है, तीसरा वाला भी नियम इसी से चलता है। फोर्स की बात आ गई, सब एक में चलते हैं। हालांकि पहले वाले में एक्सीलरेशन नहीं होता है, सारी बॉडी रेस्ट में होती है। तो खैर अपने अपने नियम अपनी जगह पे हैं, तो इसको आप समझ गए अच्छे तरीके से ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में से बड़े बड़े सवाल लेकर के, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हंसते रहो, ऑल द बेस्ट।